प्रधानमंत्री अच्छा वही जो देश की आवाज हो, देश पर नहीं जनता के दिलों पर जिसका राज हो। और देश में जनता के दिलों पर राज करने वाले प्रधानमंत्री जिसके नाम से दुश्मन देश से सहम जाते हैं और जो मित्र हैं वो अपने आप को ताकतवर पाते हैं। चाय की केतली से दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल नेता बनने का सफर तय करने वाले एक ऐसे पावरफुल नेता जिन्होंने सालों से लंबित मामलों पर न्यायालय में मुहर लगवाई और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण संभव हो पाया। जम्मू कश्मीर जहां पर कभी आतंकवादियों को पनाह मिलता था, उस जगह से प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 को खत्म किया। जिनके काम और योजनाएं कभी खत्म नहीं होते, देश के विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में काबिज मोदी। इसके अलावा मोदी के ऊपर गुजरात में दंगे की आरोप भी लगे, जो कितने सच थे और कितने झूठ, वो सब हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा आज हम आपको इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी के जन्म से लेकर अब तक के सफर को आपके सामने ला रहे हैं, जिससे कि आप अपने प्रधानमंत्री को बेहतर से समझ सकते हैं। वहीं इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी की वो बातें भी बताने वाले हैं जो अब तक शायद आपको मालूम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस यात्रा को। नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। वाडनगर के एक गुजराती परिवार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म होता है, जहां मोदी ने अपने स्कूल के दौरान से काम करने का सफ़र शुरू किया था। पहले वे स्कूल में चाय अपने पिता की मदद करने के लिए बेचते थे। कुछ समय बाद मोदी अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझे और वे खुद की चाय की दुकान चलाई। आपको जानकर हैरानी होने वाली है कि मोदी महज 8 वर्ष की उम्र में आरएसएस से जुड़े। इसके साथ ही एक लंबे समय तक संबंधित रहे और अपने स्नातक की पढ़ाई पूरी होने के बाद वह अपना घर छोड़ चुके थे। इसके बाद मोदी ने 2 साल तक भारत में अनेकों धार्मिक केंद्रों का दौरा किया। 1970 में वे गुजरात लौटे, उसके बाद अहमदाबाद चले गए, जहां 1971 में वे आरएसएस के लिए पूर्णकालिक यानी फुल टाइम के लिए कार्यकर्ता बन गए। 1975 में देश में आपातकाल की स्थिति के समय उन्हें एक ऐसे समय के लिए अज्ञातवास करना पड़ा। 1985 में वे बीजेपी से जुड़े और 2001 तक पार्टी के भीतर कई पदों पर कार्य किया, जहां से वे धीरे धीरे भाजपा में सचिव के पद पर पहुंच गए। अभी तक मोदी की अच्छी एवं साफ छवि ने उन्हें यहां तक पहुंचाया था। अब हम आपको मोदी के गुजरात के प्रधानमंत्री बनने की कहानी बताने वाले हैं। अब हम जानेंगे कि आखिर मोदी कैसे पार्टी सचिव से गुजरात के मुख्यमंत्री बने। दरअसल गणतंत्र दिवस के दिन साल 2001 को गुजरात में भूकंप आया, जिसे भुज भूकंप से भी नाम से जाना जाता है। और यह भूकंप इतनी तेज थी कि इसमें 4 लाख घर नष्ट हो गए। इसके अलावा 20,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई और 1.5 लाख से ज़्यादा लोग घायल हो चुके थे। बता दें कि इनमें गुजरात और इससे सटे कुछ राज्य शामिल थे। इसके बाद यहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को काफ़ी कुछ सहना पड़ा। लोगों में उनकी छवि खराब हो चुकी थी। इसके अलावा उनकी स्वास्थ्य भी काफ़ी खराब चल रही थी, जिसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को नियुक्त किया गया। इसके बाद 2002 में मोदी के सत्ता संभालने के लगभग 5 महीने बाद ही गोधरा रेल हादसे के बाद गुजरात में दंगे भड़क उठे, जिनमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए। इनमें ज़्यादातर मुसलमान थे। वहीं आज तक उनके ऊपर यह आरोप लगते हैं कि उन्होंने इस दंगे को रोकने के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाया। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल यानी एसआईटी की तरफ से उन्हें क्लीन चिट दे दिया गया, जिसके बाद उनके कार्य और राज्यों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए श्रेय दिया गया। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात राज्य में 14वें मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने अच्छे कार्यों के कारण गुजरात की जनता ने लगातार 4 बार 2001 से लेकर 2014 तक मुख्यमंत्री चुना। वहीं कई लोग प्रधानमंत्री मोदी के शिक्षा के बारे में पूछते हैं, तो हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने गुजराती विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त कर रखी है। वहीं टाइम पत्रिका ने मोदी को पर्सन ऑफ द ईयर 2013 के 42 उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया है। वैसे नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी से काफ़ी ज़्यादा मेल खाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी की तरह ही नरेंद्र मोदी एक राजनेता और एक कवि हैं। वे गुजराती भाषा में और इसके अलावा हिंदी में भी देश प्रेम कविताएं लिखते हैं और यह बात बहुत कम लोगों को पता है।
वैसे हम आपको प्रधानमंत्री की सारी कविताएं तो नहीं सुना सकते, लेकिन प्रधानमंत्री की एक कविता हम आपको जरूर सुनाना चाहेंगे। अपने मन में लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। ये नवयुग है, नव भारत है, खुद लिखेंगे अपनी तकदीरें, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है, सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया भारत बनाना है, एक भारत नया भारत बनाना है। तो ये प्रधानमंत्री की एक कविता थी जो हम आप तक लेकर आए। आप इस कविता के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब हम साल 2014 में आते हैं। 16 मई 2014 को भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय सत्ता की कमान संभालने के लिए चयनित हुई थी। 5 साल पहले नरेंद्र मोदी की लहर ने कई चुनावी पंडितों को भी चौंका दिया था। जहां भाजपा को केंद्र सरकार मिली थी और पिछले 30 सालों में भाजपा इकलौती ऐसी पार्टी बन गई थी जिसे इस तरह का पुरस्कार मिला था। कांग्रेस जो कि 10 सालों से सत्ता में थी और वो अपने निचले स्तर पर पहुंचकर सिर्फ 44 सीटों पर ही सिमट गई थी। वहीं भाजपा को 282 सीटें ही मिली थी और ये 67% बहुमत था। भाजपा ने 428 लोकसभा सांसद क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारे थे। विपक्षियों ने उस समय भी भाजपा की जीत को लेकर सवाल उठाए थे और कहा था कि पार्टी को सिर्फ 31% वोट मिले थे और दावा किया था कि 69% भारतीय भाजपा के साथ नहीं है, पर इस दावे का कोई नतीजा नहीं निकला। वहीं आपको बताते चले कि किसी भी पार्टी ने 1991 के चुनाव के बाद से 30% के पावर के साथ सरकार नहीं बना पाई। 2 उदाहरण तो उत्तर प्रदेश से भी लिए जा सकते हैं, जो देश के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले संसद क्षेत्रों में भरा हुआ है। वहीं बसपा ने 2007 उत्तर प्रदेश चुनावों में बहुमत प्राप्त किया था, तभी इसे 30% वोट मिले थे और ऐसे ही सपा ने 2012 में सत्ता हासिल की थी। उस समय पार्टी को 29% वोट मिले थे और ये रिकॉर्ड 2017 में भाजपा ही द्वारा ही तोड़ा गया था, जब उसके पास 39.7% वोट आए थे और ये उत्तर प्रदेश के पिछले 40 साल के रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा था। हालांकि राज्य चुनावों में भाजपा ने नुकसान झेला, लेकिन 2014 लोकसभा चुनावों में भाजपा को यूपी से 42.7% वोट मिले थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री का दौर शुरू होता है, जहां उन्होंने ऐतिहासिक फैसले लिए और कई ऐसे जनकल्याण योजनाएं शुरू की जिससे देश के लोगों को काफ़ी राहत पहुंची। हालांकि कुछ राज्य सरकार ने इसमें भी राजनीति को जोड़ते हुए उसे अपने राज्य में लागू नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी के जनकल्याण की योजनाएं हम आपको आगे बताते हैं। फिलहाल हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक फैसलों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम आपको जम्मू कश्मीर में संशोधित हुए धारा 370 के बारे में बताते हैं। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद से ही कश्मीर का मुद्दा भारत के लिए एक अहम मुद्दा रहा। आर्टिकल 370 और 35A के तहत कश्मीर को दिए गए विशेष प्रावधान हमेशा से विवाद का विषय रहे हैं। इसी कश्मीर के लिए बीजेपी की पैतृक पार्टी यानी भारतीय जनसंघ के प्रमुख श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया था कि एक देश में एक विधान और एक संविधान होना चाहिए। पहले जनसंघ और फिर बीजेपी इस मुद्दे पर काम करती रही। 2014 में भी जब मोदी सरकार बनी तो उसकी प्राथमिकता में ये काम था। कश्मीर को थोड़ा और बेहतर ढंग से समझने के लिए मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी। बाद में सईद के निधन के बाद महबूबा के साथ सरकार बनी, लेकिन फिर बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया और वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया। वहीं मई 2019 में जब नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और अमित शाह के रूप में देश का नया गृह मंत्री तय हुआ, तो उसके कुछ ही महीनों बाद कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया गया। इसके साथ ही कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया। इतना ही नहीं, ये मोदी सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति ही थी कि उसने जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया। एक हिस्सा बना जम्मू कश्मीर जिसमें विधानसभा थी, दूसरा हिस्सा बना लद्दाख जो बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश बना। कश्मीर पर लिए गए इस फैसले का विपक्ष के लोगों ने खूब विरोध किया, लेकिन पूरे एहतियात के साथ मोदी सरकार ने अपने इस फैसले को लागू करने में कामयाब रही। अब इसके बाद हम आपको पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक पर
लिए चलते हैं। दरअसल 1947 के बंटवारे के वक्त से ही हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने आमने सामने की जंग में भी हमेशा ही मुख्य खाई, इसलिए वे आतंकवादियों के जरिए कभी कश्मीर तो कभी भारत के दूसरे हिस्सों को अस्थिर करने की कोशिश करता रहा। क्योंकि ये जंग आमने सामने ही की नहीं थी तो कई बार चाहते हुए भी भारत इसका जवाब नहीं दे पाता था। लेकिन जब मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 18 सितंबर 2016 को उरी पर आतंकी हमला हुआ तो इसका बदला लिया गया। ये मोदी सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति ही थी। इसने हमारे जवानों को सरहद पार करके पाक अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक करने का आदेश दिया था। उरी अटैक के बाद पूरा भारत सदमे में था। लोगों के अंदर पाकिस्तान को लेकर जो गुस्सा था उसे मोदी ने देश का गुस्सा समझा और उसे लेकर 28 सितंबर 2016 को हमारे कमांडोज सीमा पर गए, पीओके में बने आतंकियों में लॉन्च पैड तबाह किए और फिर वापस लौट आए। इतना ही नहीं, जब 14 फरवरी 2019 को बालाकोट में आतंकी हमला हुआ और सीआरपीएफ के हमारे 40 जवान शहीद हुए तो मोदी सरकार ने फिर से बदला लिया और इस बार 24 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट ने बॉर्डर पार किया और पाकिस्तानी सीमा में बने आतंकवादियों के अड्डे को तबाह कर दिया। बिना बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति के दुश्मन देश के अंदर अपने जवानों को भेजने और हमले के बाद उन्हें सकुशल वापस लाना संभव नहीं था। लेकिन मोदी सरकार ने अपने पहले ही कार्यकाल में ये फैसला 2 बार लिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यकों की सदियों से चली आ रही कुप्रथा यानी 3 तलाक का खात्मा किया। ना जाने कितनी साहबानों और साराबानों इसकी शिकार होती रही। आपको बता दें कि विपक्ष दलों के तमाम आरोपियों के बावजूद मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों से जुड़े कई कड़े फैसले लिए। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही अल्पसंख्यकों के हितों से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया और झटके में 3 तलाक को खत्म कर दिया। हालांकि मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के आखिरी दिनों में भी इसकी कोशिश की थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। लेकिन जब मई में पीएम मोदी दोबारा सत्ता में आए तो पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा से मुस्लिम महिला विवाहाधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को पास करवा दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के बाद ये अध्यादेश कानून बन गया और फिर 1 अगस्त 2019 से देश में एक झटके में 3 बार तलाक कहना कानूनन अपराध हो गया। वहीं आपको बताते चले कि इससे पहले भी अपने पहले कार्यकाल में मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया था। इस फैसले के तहत मोदी सरकार ने हज पर दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म कर दिया था। उस वक्त इस फैसले के बाद सरकार की ओर से कहा गया था कि इसकी वजह से केंद्र को करीब 700 करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके अलावा भी हज संबंधी एक फैसला हुआ था जिसके विपक्ष के साथ ही अल्पसंख्यकों ने भी विरोध किया था। इसके तहत मोदी सरकार ने तय किया था कि 45 साल से अधिक उम्र की महिला अकेले भी हज पर जा सकती है। इसके बाद मोदी के कार्यकाल में ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने सबसे बड़े फैसले में अयोध्या की विवादित जमीन पर रामलला विराजमान का हक माना, जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन दी गई। इसके बाद आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण संभव हो पाया। इसके अलावा देश में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी का फैसला लिया गया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में नागरिकता संशोधन कानून को मंजूरी दी गई। बता दें कि ये एक ऐसा फैसला था जिसके खिलाफ पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन हुए, कई लोग मारे गए और सैकड़ों से ज़्यादा लोग घायल हो गए। लेकिन सरकार अपने फैसले पर अड़ी रही और इस फैसले के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक यानी कि हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, इसके साथ ही पारसी और ईसाई के लिए नागरिकता के नए प्रावधान तय किए गए। 10 जनवरी 2020 को इस कानून के लागू हो जाने से 3 देशों के इन 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नागरिकता हासिल करना आसान हो गया। वहीं नागरिकता के नए प्रावधानों में मुस्लिम का जिक्र नहीं हुआ था, जिसका व्यापक पैमाने पर विरोध हुआ। चलिए अब हम आपको नोटबंदी पर लेकर चलते हैं। 8 नवंबर का दिन देश की अर्थव्यवस्था के लिए इतिहास में एक खास दिन के तौर पर दर्ज है। साल 2016 में जब रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट को बंद करने का ऐलान कर दिया था, तो नोटबंदी की घोषणा होते ही आधी रात से इसे लागू भी कर दिया गया।
इससे काफ़ी समय तक अफरा तफरी का माहौल रहा था। कई परेशानियां लोगों को हुई। आपको बता दें कि यह एक अचानक से लिया गया फैसला था जो कि जनता के पास लाया गया। इससे पहले भारत को इसके भनक तक नहीं लगी थी। महज 4 घंटे में यानी 12 बजे से 500 रुपये और 1000 रुपये को पूरी तरह से अमान्य कर दिया गया, जिसका उद्देश्य काले धन का सफाया कर भारत को अत्यधिक अर्थव्यवस्था बनाना था। देश का माहौल बदल गया और बैंकों के बाहर लंबी कतारें दिख गई। फरवरी 2019 में सरकार ने संसद को बताया कि नोटबंदी की मदद से काले धन में 1.3 लाख करोड़ रुपए की वसूली की गई थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कई योजनाएं चलाई। चलिए अब हम आपको इन योजनाओं के बारे में भी बता देते हैं, जिनमें प्रधानमंत्री जन धन योजना, जन धन से जन सुरक्षा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, इसके साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा कई ऐसी योजनाएं थी जो कि उन्होंने चलाई है। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी अपने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए 8 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या भारत की जनता प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री के पद पर लाती है या नहीं। तो कैसी लगी प्रधानमंत्री मोदी का यह अब तक का सफ़र, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। इसके अलावा मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं हम आपसे किसी अगली वीडियो में। देखते रहिए पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।